नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना मनोविज्ञान में सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत चल रहा था। इसमें हमने प्रयोग पढ़ा था अपने कॉलर का, जिसमें चिंपांजी पर उसने प्रयोग किया था। केले को रखकर और उसको छत पर बार बार प्रयास करवाया था और उसमें वो कमरे के अंदर बंद कर देता है, उसमें टेबल रख देता है। उसके बाद वो टेबल से क्या करता है, केले को प्राप्त कर लेता है। इन चीजों के बारे में अपनों ने पढ़ा था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखो कौन सा सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं इसे इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत, या इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत, ये नाम थे इसके, जिसे गेस्टाल्टवाद भी कहा। ठीक है, तो टॉपिक क्या था? अधिगम। ये अपना टॉपिक था, जिसे गेस्टाल्टवाद भी कहा गया, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये था इसका प्रतिपादक। चार थे। पहले था कोफा, कोहलर, कोफा हो गया, कोलर हो गया, कोफा कोलर। ठीक है, क्रूट लेविन था, कोफा कोलर वर्दीमर। ये चार थे। ये चार थे। ठीक है, अब क्या होता है, गेस्टाल्टवाद जो है, ये मैं करवा चुका हूं, वैसे ही आपको एक रिवीजन के रूम में करवा रहा हूं। ये जो गेस्टाल्टवाद था, इसका मतलब पूर्ण या समग्र। ठीक है, वैसे अगर आप मुख्य रूप में अगर देखो ना इसमें, तो इसमें वर्दीमर ही आता है। क्रूट लेविन तो बाद की बात है, ये आप तीन ध्यान रखना। मुख्य ये तीन ही है। ठीक है, पूर्ण या समग्र। ठीक है, इसका अर्थ, ये जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। यहां तक कर लिया था। इसमें क्या कहते हैं गेस्टाल्टवाद? ये कहते हैं कोई चीज टुकड़ों में न होकर संपूर्ण पूर्ण है। क्या होती है? अपने आप में पूर्ण होती है। क्या होती है? अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है। कि कोई चीज अगर सीखो तो एकदम से टुकड़ों में न सीखो। क्या ना करो? टुकड़ों में न सीखो। सीधा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पूर्ण होनी चाहिए, उसे बांटो मत। ठीक है, और इसमें क्या आती है कि अपने आप सूझ आती है। इसलिए क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। अब कोलर ने प्रयोग किया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक बार आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। कोलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। चिंपांजी पर, इन पर प्रयोग किया था। बात समझी? और क्या था कि एक रूम था, यहां केले टांग दिए थे उसने, यहाँ चिंपांजी था, यहाँ देख पड़े। वो किस प्रकार, पहले किस प्रकार इसे सूझ आई, ये मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूं। ये चीजें अपने कर चुके हैं। इन चीजों के बारे में अपने विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है।
अब आगे किसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है, कि शिक्षा में इसको किस प्रकार लेके आए, भी इसका शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार प्रयोग में लिया गया या किस प्रकार इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। कि इसे आज अपने क्यों पढ़ रहे हैं कि चिंपांजी पर उसने प्रयोग किया, तो ये चीजें आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, और इसका अपने जो बच्चों पर, छोटे बच्चे हैं या जो बच्चा जो सीखने वाले हैं, उन पर इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ता है, उन चीजों के बारे में अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शैक्षिक नितार्थ, शैक्षिक नितार्थ निहार, या आप सीधे लिख लो शिक्षा में उपयोग, या आप लिख लो शिक्षा में उपयोग, आप ये भी लिख सकते हो। तो इसका शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या प्रयोग है, बात वही है, निहार लिख दो या शिक्षा के उपयोग लिख दो, एक ही बात है, जिसे आपको समझ में आ जाए क्या ये सिद्धांत जो ये है, सिद्धांत जो है, ये जो सिद्धांत दिया गया है, ये जो रचनात्मक कार्यों के लिए, जो अपने क्या करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, या कहने का मतलब यह सिद्धांत आपको बताऊंगा मैं, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य, कैसा कार्य है, रचनात्मक कार्य के लिए लाभप्रद है। कौन से कार्यों के लिए, रचनात्मक कार्यों के, किसके लिए, रचनात्मक जो कार्य हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी, ठीक है, बात समझे। अब उसके बाद में इस सिद्धांत से कि इस सिद्धांत से बुद्धि कल्पना, बुद्धि कल्पना व तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, बुद्धि कल्पना या तर्क शक्ति का क्या होता है, विकास होता है, बात समझ में आई। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि एक तो रचनात्मक कार्य करने में, एक अगर बुद्धि कल्पना, या आप कोई सोच रहे हैं या कोई तर्क कर रहे हैं, उसमें यह सिद्धांत बड़ा उपयोगी है बच्चों के लिए। जैसे गणित है, गणित विषय के लिए ये उपयोगी है, विज्ञान हो गया, व्याकरण हो गई, इन विषयों में क्या है, ये उपयोगी है। कठिन विषयों में जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण, कठिन विषयों के लिए उपयोगी है। क्या है, कठिन विषयों के लिए क्या है, ये उपयोगी है। अब बात समझ में आके देखो, ये कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा इनका ध्यान, नवीन ज्ञान की आवश्यकता, अगर अपने को नई खोज करनी है, नवीन नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान की आवश्यकता, क्या कि अगर अपने को नवीन ज्ञान, नया ज्ञान प्राप्त करना है, नए ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग, आवश्यकता, उपयोग व सार्थकता के लिए उपयोगी, इसके लिए भी ये उपयोगी है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। अब अगर मैं आगे बात करूं, ये किसके लिए, कि इसमें समस्या समाधान, किसमें कोई समस्या समाधान, किसके लिए, समस्या समाधान, किसके लिए उपयोगी, समस्या समाधान के लिए
क्या है, सर्वोपयोगी है या सर्वव्यापक है, सर्वोत्तम उपयोगी है, सर्वोत्तम उपयोगी है। किसके लिए? समस्या समाधान। कोई समस्या आ गई तो उसका अपने क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। और यह सिद्धांत पूर्ण से अंश, किसे? पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश, जो कि क्या है? शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र निकाला। क्या निकाला? शिक्षण सूत्र निकाला। आगे अगर मैं बात करूं इस सिद्धांत की, इसी सिद्धांत की, खोज विधि का जन्म, इस सिद्धांत से खोज विधि, कौन सी विधि? खोज विधि। ये आप शिक्षण विधियों में पढ़ोगे। खोज विधि का जन्म हुआ इस सिद्धांत, इस सिद्धांत से, इस सिद्धांत से खोज विधि का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? खोज विधि का जन्म हुआ। तो देखो यह सिद्धांत क्या है? रचनात्मक कार्य कैसे होते हैं, अब मैंने सामने लिख दिया है। अब अपने एक एक के बारे में बताऊंगा और थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि रचनात्मक कार्य क्या होते हैं, जिसकी अपने रचना करते हैं। आपको सीधी भाषा में, जैसे अपने कोई चीज का आविष्कार कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, उसके लिए उपयोगी है। क्योंकि अपने कोई भी चीज का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं मान लो, तो वो अपने लिए क्या है? नवीन है, नया है, उसके लिए उपयोगी है। बुद्धि कल्पना, कोई सोच विचार कर रहे हैं, कैसा सोच विचार है, या कोई तर्क दे रहे हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें क्या किस पर डिपेंड करती हैं? सूझ पर। सूझ का मतलब होता है समझ, किस पर है? समझ पर डिपेंड करती है। या कोई बुद्धि लब्धि है या तर्क संबंधी कोई चीजें हैं, तो वो ये सिद्धांत बताता है बच्चे के बारे में। अगर जैसे आप गणित है, विज्ञान, व्याकरण जैसे कठिन विषय हैं, उसके लिए भी ये सिद्धांत क्या है? उपयोगी है। नवीन ज्ञान की आवश्यकता, अगर अपने को कोई चीज नहीं आ रही है, अपने को ऐसा लग रहा है कि अपने को इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं, पर अपने को कुछ ऐसा करें कि आपको आज कोई मैथ का प्रश्न नहीं आ रहा, कोई प्रश्न आपसे हल नहीं हो रहा है, तो आपने पहले माथा कमाई, फिर अचानक याद आया कि अगर आपने इसको इस प्रकार अगर करें तो इसका हल हो सकता है। अगर आप उस प्रकार से करते हो और उसका उत्तर निकल जाता है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? नवीन ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद में समस्या समझ, अब आपके पास की समस्या आ गई, जैसे सुल्तान के पास समस्या आ गई केले प्राप्त करने की, समझ, तो उसे एकदम से सूझा कि अपने अगर इस बॉक्स को रखकर ऊपर से अगर केले प्राप्त करें तो किए जा सकते हैं, वो समस्या समाधान। अब पूर्ण से अंश की, कि पहले उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? उसके बारे में विस्तृत रूप से क्या कर लेनी चाहिए? जानकारी पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद में उसको क्या करना चाहिए? टुकड़ों में बांट देना चाहिए। उसके बाद खोज विधि, ये शिक्षण विधियों में खोज विधि है, उसका जन्म भी किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? गेस्टाल्टवाद या सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के आधार पर हुआ है। बात समझे? अब करते हैं ये आगे, मैंने आपको एक एक लाइन का अर्थ समझा दिया। अब अपने क्या करते हैं? आगे करते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखो अगला जो सिद्धांत है वह पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। अगली बात जो करें उपयोगी, पाठ्यक्रम,
किसमें? पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है। किसमें सहायक है? पाठ्य निर्माण में। किसके? अनुसंधान के क्षेत्र में। अनुसंधान के क्षेत्र में। किसके? अनुसंधान के क्षेत्र में भी क्या है? ये उपयोगी है। छोटे बालकों के मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता कि अगर छोटे बालकों का अगर छोटे बालकों का क्या है? छोटे बालक मानसिक विकास, मानसिक विकास, कैसा विकास? मानसिक विकास या बुद्धि का जो विकास है वो पूर्ण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? पूर्ण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? पूर्ण नहीं हो पाता, ऐसा मान लो, नहीं हो पाता। तो क्या है कि आप उस दृष्टि से में प्रयत्न या भूल के सिद्धांत को सीखना उपयुक्त होता है कि अगर छोटे बालकों का मानसिक विकास पूर्ण नहीं हुआ, मान लो, तो उसके लिए प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न वह भूल का सिद्धांत, किसका? प्रयत्न व भूल का जो सिद्धांत है वो उपयुक्त है या नहीं है? सही बात है, इस बात को आप मानते हो? ये पढ़ के भी है थॉर्नडाइक में, ठीक है। अब क्या है, ये तो क्या है, छोटे बालकों के लिए हो गया बात, ठीक है। अब किशोरावस्था या जो बड़े कक्षाओं के बौद्धिक विकास को पूर्ण करने में, अब क्या किशोरावस्था के जो बालक हैं, किशोरावस्था कौन सी अवस्था? जो किशोरावस्था के बालक के बालकों, किशोरावस्था के जो बालक हैं और या बड़ी कक्षाओं के बालक हैं, बालकों या बड़ी कक्षाओं के बालकों, बड़ी कक्षाओं के बालकों, बड़ी कक्षाओं के बालकों के लिए कि पूर्ण बौद्धिक विकास क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। बौद्धिक विकास पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? बौद्धिक विकास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है कि किशोरावस्था के जो बालक है वो बड़ी कक्षाओं में आने पर उनका जो बौद्धिक विकास है वो क्या होता है? पूर्ण हो जाता है, मानते। तो उसके लिए क्या है? किशोरावस्था के जो बालक है उसके लिए क्या है? ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत उपयोगी है। सिद्धांत उपयोगी है। क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है? उपयोगी माना जाता है। अब ये बात आ गई भी छोटे बालकों के लिए तो मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, पर किशोरावस्था में जो बालक का जो बौद्धिक विकास है वो पूर्ण हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत उपयोगी। यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता, क्या करता है? विरोध करता है। अब देखो किस किस में कि एक तो ये पाठ्यक्रम निर्माण है। अब ये क्या चीज है इसे देखो आप पहले। पाठ्यक्रम का मतलब होता है, जैसे आज आप कक्षा 12 का क्या है? पाठ्यक्रम है कि आपके राजनीति में इतने हैं, भूगोल में इतने पाठ हैं, हिंदी में ये हैं, ये लेसन है। उसका क्या किया जाता है? पहले पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी क्या की जाती है? बुक प्रकाशित की जाती है, वो होता है। अनुसंधान के क्षेत्र में जो नए नए उपयोग होते हैं, नए नए उपयोग होते हैं अनुसंधानों, मानसिक विकास के लिए, किशोरावस्था के लिए उपयोगी है।
और यांत्रिक सीखना क्या टीचर की बजाय आप जैसे मोबाइल है या सीधी क्लासें लगा रहे हो, उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। बात समझ में आई। अब अपने बात करते हैं इसमें आगे। आगे अगर मैं बात करूं इस सिद्धांत, ये बुद्धि लब्धि के जैसे, आगे इस सिद्धांत की बात करूं कि जैसे बुद्धि का टॉपिक इस सिद्धांत में अगर इस सिद्धांत की मैं इस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये उच्च बुद्धि लब्धि वाले, उच्च लब्धि वाले प्रतिभाशाली, कौन से प्रतिभाशाली, कौन से एवं सृजनशील बालकों, सृजनशील बालकों, कौन से बालकों की बात कर रहे हैं, प्रतिभाशाली या सृजनशील बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। किसके लिए, प्रतिभाशाली व सृजनशील बालकों के लिए क्या है, ये उपयोगी माने जाते हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, उद्देश्य स्पष्ट होने पर जो उद्देश्य अपना कोई भी उद्देश्य है वो अपना क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। मान लो आप कोई उद्देश्य, तो उसे अंतर्दृष्टि का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है कि क्या है, उद्देश्य पूर्ण होने पर अंतर्दृष्टि का विकास होता है। का विकास होता है, किसका विकास होता है, अंतर्दृष्टि का विकास होता है। बात समझ में, ये थे शिक्षा के रूप में उपयोग। ये जितने भी मैंने चीजें बताई हैं ये किसके लिए था कि इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार अपने उपयोग कर सकते हैं, कि किस प्रकार ये शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग लेके आए, किन बालकों के लिए उपयोगी है, कहाँ उपयोगी है, कहाँ उपयोगी नहीं है, किन विषयों के लिए उपयोगी है, वो सारी चीजें आपको मैंने यहाँ बताई। अब मैं इसी के माध्यम से एक उदाहरण लेके आता हूँ। उस उदाहरण से अपने को क्या करेंगे, इन चीजों को क्या करेंगे जो अभी मैंने करवाई है उसको अपने क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो एक उदाहरण देखते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं जैसे आगे, जैसे उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं अपने। एक उदाहरण की बात करता हूं कि बच्चों को अध्यापक द्वारा, कि बच्चों को अध्यापक ने कहा कि फूल या पौधे के भागों को समझने को अलग अलग बात ज्ञान नहीं है, कि आपको जैसे ये एक पौधा है मैं वैसे ही बना रहा हूं, हंसना मत, मैं वैसे ही बता रहा हूं। ये जैसे कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, तो आप पहले फूल और पौधे के भागों को अलग अलग भाग में ज्ञान न करवाओ, कि उसमें आप ये न बताओ
कि ये यहां जैसे मान लो ये कोई फूल लगा है, ये इस पर कोई फूल लगा है, यहाँ इस पे कोई फूल है, तो आप इनको अलग अलग मत बताओ। ये कहना चाहता है कि पौधे व फूल को क्या है अलग अलग मत बताओ। क्या नहीं बताओ, अलग अलग नहीं बताओ, एक बार में बता दो कि ये पौधा है और ये इसके क्या है, फूल है। कहने का मतलब क्या नहीं करो, इसके टुकड़े नहीं करो आप। क्या नहीं करो, इसके टुकड़े नहीं करो, एक साथ ही बता दो, जिससे बच्चे को पौधे का भी पता लग जाए और क्या पता लग जाए, उस चीज का भी पता लग जाए कि किस चीज का पौधा है और उसके अंदर फूल कौन से लगे। वो आप अलग, पहले आप पौधे के बारे में मत बताओ, आप उसको क्या है कि पौधे की पूर्ण जानकारी दे दो। क्या दे दो, पौधे की पूर्ण जानकारी दे दो। क्या दे दो, पौधे की पूर्ण जानकारी दे दो। उसे पौधे को अलग अलग भागों में मत बांटो। भागों में मत बांटो, ये बात कहना चाहता है कि आप अगर कोई चीज के बारे में बता रहे हो या पौधे के, तो पौधे की पूर्ण जानकारी एक बार में ही दे दो। आप उसको अलग अलग मत बांटो कि ये इसकी जड़ है, ये इसके पत्ते हैं, ये इसके फूल है। इस प्रकार बच्चे को उलझाओ मत, उसकी संपूर्ण जानकारी दे दो एक बार। फिर उसके बारे में अलग अलग, ये जड़ है, ये पत्ते हैं और ये इसके क्या है, फूल हैं। इस प्रकार कि पहले क्या करो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे दो। क्या दे दो, पूर्ण जानकारी दे दो, जिसे क्या कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, ये बात बताना चाहता है कौन, एक उदाहरण के माध्यम से। ये एक उदाहरण बताया है कि एक अध्यापक है, वो बच्चों को क्या करता है, फूल और पौधे के बारे में बता रहा है, तो वह अलग अलग नया बताकर क्या करे, एक बार में पूर्ण बताए, फिर उसके बाद में उनको क्या करे, अलग अलग अंशों में बांट कर बताए। ये कारण कौन कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि कोई चीज को क्या करो, पूर्ण करके बताओ, न कि अलग अलग टुकड़े करके आप उसकी व्याख्या करो। बात समझ में आ गई। ये था उदाहरण, यहां लिख देता हूं, अध्यापक द्वारा बच्चों को। आप इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, ये उदाहरण था, मैंने इसको पूरा विस्तारित करके बता दिया है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं कुछ आगे। अब अगर मैं आगे बात करूं इसके बारे में, आगे अगर बात कि सीखने की दृष्टि, किसकी दृष्टि, सीखने की दृष्टि या अंतर्दृष्टि के समक्ष, के समक्ष, किसके समक्ष, अंतर्दृष्टि के समक्ष एक और सिद्धांत आता है। एक और सिद्धांत आता है, क्या आता है, एक सिद्धांत और आता है। बात समझ में आई। जिसे जीर पियाजे का
कौन सा सिद्धांत? जीन पियाजे का पियाजे किसका? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। नात्मक कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक सिद्धांत। बात समझ आई? क्योंकि इसमें बालकों की स्वयं को सीखने का, वातावरण सीखने पर बल दिया जाता है कि इसमें बालक स्वयं सीखने का प्रयास करता है। अपने पढ़ेंगे सिद्धांत को कि इसमें बालक स्वयं सीखने पर बल देता है। इस पर स्वयं सीखने पर क्या देता है? बालक बल देता है। और वह वातावरण से भी बहुत कुछ सीखता है। वातावरण से भी बहुत कुछ सीखता है। इससे वातावरण से भी वह बहुत कुछ सीखता है। ये सिद्धांत किसके बारे में है? ये दोनों चीजें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत अंतर्दृष्टि समाज के समक्ष ही माना जाता है। बात समझ में? अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें देखो इस सिद्धांत की। कुछ चीजों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि 1911 में, कब की बात? 1911 की बात। वड्डीवर ने, किसने? वृद्धिमर। किसकी बात कर रहे हैं? वृद्धिमर की। इस सिद्धांत का शुभारंभ किया था। शुभारंभ किया था। क्या किया था? शुभारंभ। क्या किया था? शुभारंभ किया था। 1916 में कोहलर जुड़ गए। 1916 में कौन जुड़ा? कोहलर। 1916 में कौन जुड़े? कोहलर जुड़े। और उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? प्रयोग सुल्तान पर। चिंपांजी पर। इन पर इनका उपयोग किया, चिंपांजी पर प्रयोग। 1920 में कौन जुड़े? कोफा। कोफका। कब जुड़े? 1920 में जुड़े थे। कब जुड़े थे? 1920 में जुड़े। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य चीजें। तो इसी के सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या होता है अपना? समाप्त होता है। इन चीजों का आपको क्या रखना है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूत्र का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। कि ये एक ही बात कहते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर, पहले कोई भी चीज है उसके पूर्ण जानकारी प्राप्त करवाओ। क्या कराओ? पूर्ण जानकारी प्राप्त करवाओ। उसके बाद में उसको अंशों में बांट दो, जिससे बच्चे के क्या है, मन में दबंध नहीं रहता। बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।